हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आने में टाइम लगा क्योंकि नेटवर्क इशू था। तो क्योंकि क्लास तो होनी जरूरी है, इसलिए यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चंस लाए हैं। तो जल्दी से, यहाँ 50 क्वेश्चन लिखा है लेकिन 50 क्वेश्चन नहीं, टाइम था मेरे पास। तो यहाँ पर आप सभी के लिए मैंने कितने क्वेश्चन रेडी किए तो एक बार आज ये जल्दी से फास्ट होगा। 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। ये फास्ट रिवीजन है, यानी जल्दी ही आपको 30 सेकेंड्स क्या 15 सेकेंड मेन क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। अगर आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जल्दी से यहाँ पे जो भी रेडी हैं जल्दी से एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा। टाइम नहीं स्टार्ट करूंगी आज। आप लोगों को कोशिश करिएगा 15 सेकंड में ही इन क्वेश्चंस के आंसर करने की, ठीक है। तो चलो भाई, सब लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला जैसा कि आपको दिख रहा है, चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। टीचिंग एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के। असिंक्रोनाइज लर्निंग का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। इसमें से कौन सा सिंक्रोनाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लासरूम टीचिंग, ईमेल डिस्कशन या इंटरेक्टिव वेबिनार। सिंक्रोनाइज क्या है, अनसिंक्रोनाइज क्या है, ये दोनों ही चीजें आप लोगों को पता है। मैसी अगर जो भी यहाँ पर टॉक करता पाया जाएगा, देखो बड़ी मुश्किल से नेटवर्क के इश्यू की वजह से क्लास लेट हुई है। अब कोई यहाँ पर चैट या गॉसिप नहीं करेगा, बाद में कर लो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ईमेल डिस्कशन। असिंक्रोनाइज यानी कि सिंक्रोनाइज क्या होती है? जो हमारी बिल्कुल सेम टाइमिंग पे हो। असिंक्रोनाइज क्या होता है? जो सेम टाइमिंग पे नहीं होती है। सिंक्रोनाइज लर्निंग में शिक्षार्थी अपनी सुविधा के अनुसार जानकारी तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि ईमेल चर्चा। क्वेश्चन नंबर 2, एलएमएस का फुल फॉर्म क्या है? 15 सेकेंड्स में आंसर करना है। सॉरी, पॉलिटिकल साइंस का क्लास नहीं होता है, बट टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। आज नेटवर्क इश्यू बहुत था। एलएमएस का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड शबाना, फास्ट आंसर कर रहे हो, वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 2, एलएमएस का पूरा नाम क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। फास्ट आंसर करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस, मान लीजिए स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए, पहला स्टेटमेंट लिखा हो कि एलएमएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शैक्षिक पाठ्यक्रम सामग्री शिक्षार्थी की प्रगति को प्रबंधित करता है। उसके एग्जाम्पल है मूडल और ब्लैक बोर्ड। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये जो आपको वन लाइनर मिल रहा है ना, ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलते। इस तरीके के जहां पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है इतने शॉर्ट में, टाइम कम है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप आराम से लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, फास्ट आंसर करना है। 100 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, राधे कृष्णा केपी आंसर करते चलो, लाइक और शेयर करो। एक 100 यानी 100 क्वेश्चन सीधा सीधा टीचिंग एप्टीट्यूड। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। सबसे फास्ट इस समय सबाना कर रही है, वेरी गुड जॉब। कौन सा शिक्षण प्रकार छात्रों और शिक्षकों के बीच वास्तविक समय में बातचीत पर आधारित है? सेम टाइम, रियल टाइम। जब हम रियल टाइम पे बात करें, यानी जब हम बात कर रहे हैं तब आप भी बात करें। जैसे वीडियो कॉल अगर मैंने की तो उस वीडियो कॉल पे आप भी उसी समय पे अवेलेबल हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनाइज लर्निंग कहते हैं। सेम इसी चीज में आता है, सिंक्रोनाइज लर्निंग हो, असिंक्रोनाइज लर्निंग हो या कम्युनिकेशन हो। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच टूल इज यूज फॉर माइंड मैपिंग इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर डालिए और आंसर करते चलिए। चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि माइंड मैपिंग के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? माइंड वी स्टार बिल्कुल सही है।
जूम, गूगल फॉर्म, एडमोडो, ये सारी अलग अलग टूल्स है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन माइंड मिस्टर ऐसा है जो आपके माइंड मैपिंग में काम आता है। अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट को देखने, विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता है माइंड मिस्टर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। गुड इवनिंग दीपशिका, आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूं, इसलिए टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर करने हैं सबने। चलिए अगला क्वेश्चन। काहुत जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कंटेंट क्रिएट करना, गेम बेस्ड लर्निंग करना, फाइल शेयर करना, या सिंक्रोनाइज मीटिंग करना। तो काहुत किसके लिए होता है? गेम बेस्ड लर्निंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 गेम बेस्ड लर्निंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। काहुत क्या है? मान लीजिए आपसे पूछा जाए फर्स्ट स्टेटमेंट में, काहुत इज एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म यूज फॉर क्विज एंड गेम्स टू मेक लर्निंग इंगेजिंग। सही है या नहीं? ये टीचिंग टूल है, ये सही है या नहीं? तो आपको यहां से सारे आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने। हरेंद्र क्वेश्चन नंबर डालिए, साक्षी क्वेश्चन नंबर, योगिता क्वेश्चन नंबर, प्रतीक क्वेश्चन नंबर, अदरवाइज मुझे पता नहीं चल पाएगा किसने क्या आंसर किया है। तो एडॉप्टेड लर्निंग का जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी, खान एकेडमी। एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर शिक्षार्थी की गति, प्रगति के अनुसार सामग्री को अनुकूलित करता है। खान एकेडमी इस तरह का व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। खान सर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, ये न्यूज हम तक भी पहुंची। तो भाई प्रेयर करते हैं उनके लिए कि जल्दी से ही हेल्दी होकर, स्वस्थ होकर वापस आए। ठीक है, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए प्रेयर जरूर करना। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच टाइप ऑफ लर्निंग डू स्टूडेंट्स लर्न थ्रू कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज? किस प्रकार के अधिगम में छात्र सहयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं? जब सहयोगी की बात करी गई है तो वहां पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। कभी कभी इसके भी टूल पूछे जाते हैं कि अगर हमें कोलैबोरेटिव लर्निंग करनी है तो कौन सी हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं? तो जहां पर समूह गतिविधियां शामिल हो, छात्र समस्याओं को हल करने, कार्यों को पूरा करने के लिए जब एक साथ काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, प्रेजी, ऑडेसिटी, ग्रामरली, पाइथन। पाइथन क्या है, ग्रामरली क्या है, ऑडेसिटी क्या है, और प्रेजी। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए प्रेजी। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर ए प्रेजी बिल्कुल ठीक है। प्रेजी इज एन इंटरेक्टिव टूल फॉर क्रिएटिंग डायनामिक विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशन। इंटरेक्टिव टूल है जिसका उपयोग गतिशील और दृश्य रूप में आकर्षक प्रस्तुतियां, जैसे कि प्रेजेंटेशन बनाते हैं, सेम चीज काम करता है। लेकिन इतने से बात नहीं बनती भाई, जल्दी से मुझे बताओ जरा, यहाँ पर ग्रामरली किसके लिए यूज होता है, पाइथन किसके लिए यूज होता है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विशाल, आप जल्दी से मुझे बताएं ग्रामरली किसके लिए यूज होगा? अगर आप अपडेटेड सिलेबस यानी जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जो लर्निंग होती है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ब्लेंडेड लर्निंग हो गई। ठीक है,
सेम ऐसा ही अगर आपसे पूछा जाए हाइब्रिड लर्निंग क्या होती है, हाइब्रिड टेस्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हाइब्रिड मोड में एग्जाम होते हैं, वो क्या होता है, ग्रामरली, ऑडेसिटी, प्रेजी, जितने भी नए टूल्स हैं, ये पता है क्या चीज है, ये सॉफ्टवेयर ये किस में आ रहा है इस समय, करंट अवेयरनेस में। यानी आज ना सिर्फ आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, उसके करंट अवेयरनेस को भी आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में सर्च करिए, खोजिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लेंडेड लर्निंग किन दो तरीकों को मिलाता है। अभी ब्लेंडेड लर्निंग बोला था ना भाई, लो आ गया ब्लेंडेड लर्निंग। चेक मिस्टेक्स इन सेंटेंसेस, अगर कहीं व्याकरण में कोई गलती हो रही है, ग्रामर में कोई गलती हो रही है, उसको चेक करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। ब्लेंडेड लर्निंग किन दो तरीकों को मिला देता है। आपने कहा सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, पारंपरिक आमने सामने की कक्षा और ऑनलाइन शिक्षक को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासरूम एंड ई लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। यानी एक जो हम क्लासरूम में सीख रहे हैं या एक हम ऑनलाइन सीख रहे हैं, इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है ब्लेंडेड लर्निंग। मैंने भी भैया विश्वास कर लिया कि हाँ आप लोग सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज लर्निंग नहीं, बल्कि क्लासरूम यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन, जैसे अभी आप लोगों ने पहले बोला था, ऑफलाइन लर्निंग हो गई और ऑनलाइन लर्निंग हो गई, इन दोनों का मिश्रण जो है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। फंस गए ना, चलो कोई गल नहीं, आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पीयर टू पीयर शिक्षण का एक उदाहरण। अब सोचो इतने इजी क्वेश्चन में अगर हम लोग फंस सकते हैं तो फिर क्या हो सकता है फिर। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। और जल्दी से एक बारी पहले सब लोग जल्दी से क्या करेंगे, एक बारी वीडियो को लाइक कर देंगे जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया, जिससे कि मैं फटाफट आप लोगों को इसका जो सही आंसर है वो दिखा पाऊं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। पीयर टू पीयर यानी सहभागी शिक्षण का एक उदाहरण है। टीचर लेक्चरिंग स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट लर्निंग स्टूडेंट की बात की, लेक्चरिंग स्टूडेंट यानी टीचर आया उसने स्टूडेंट को लेक्चर दिया। ग्रुप प्रोजेक्ट, स्टूडेंट टीचिंग ईच अदर, या ऑनलाइन क्विजेस। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी, स्टूडेंट टीचिंग ईच अदर, सहभागी शिक्षण यानी एक दूसरे को, जब हम लोग कहते नहीं है कि भाई हम अपने दोस्त के गए वहां पर जाकर हमने पढ़ाई करी, यानी जहां पे हम अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को सीखने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर सी। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा, टीचिंग एप्टीट्यूड के इतने सारे क्वेश्चन लाने का मतलब ये है कि हम लोग इजी क्वेश्चन में भी फंस सकते हैं। क्वेश्चन को समझ के आंसर करिए। गूगल क्लासरूम का मुख्य कार्य क्या है। यूजीसी नेट पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट है ये, और अगर उसमें भी हमारे क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो सोचो हमें और कितनी मेहनत की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 11, गूगल क्लासरूम वीडियो एडिटिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, असाइनमेंट मैनेजमेंट के लिए। बी बिल्कुल सही है, ये आपका असेसमेंट असाइनमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, असाइनमेंट मैनेजमेंट के लिए है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम शिक्षकों को असाइनमेंट वितरण, संग्रहित, मूल्यांकन करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी विधि करते हुए सीखने पर केंद्रित है।
करते हुए सीखना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोट लर्निंग। ओहो, डेविड कॉल्ब के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, डेविड कॉल्ब द्वारा दिया गया था। लेकिन अगर मैं कहूं, ये सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, रोट लर्निंग, जॉन डीवी। करके सीखना। सही आंसर इसका क्या होगा? रोट लर्निंग। रोट लर्निंग गलत है कि सही है? भाई दम होना चाहिए, बोलो। गलत है। करते हुए सीखना यानी जो हम प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं, यानी अनुभव करके सीखते हैं। जब हम कुछ कोई चीज प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो यहां पर एक्सपीरियंस लर्निंग इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए जल्दी से आंसर करिए 13 का, पढ़िए और आंसर करिए। किस अधिगम विधि को ज्ञान आधारित अधिगम के रूप में भी जाना जाता है? लर्निंग थ्रू इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। पूछना, इंक्वायरी क्या होता है? बार बार किसी चीज को पूछना। जिज्ञासा आधारित अधिगम, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। किसी चीज को पूछना, इसीलिए कहते हैं ना क्लास में पूछते रहना चाहिए। प्रोजेक्ट आधारित अधिगम यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 40। जिसको भी ये 100 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड चाहिए, जल्दी से वीडियो लाइक शेयर कर देंगे अपने सभी फ्रेंड्स में। 100 एमसीक्यू टीचिंग एप्टीट्यूड, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की विशेषता है? इंडिविजुअल असाइनमेंट यानी हम अकेले मिलकर अकेले हम कोई असाइनमेंट कर रहे हैं। मेमोराइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को याद कर रहे हैं। सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या ऑनलाइन असेसमेंट। तो सॉल्व, सही आंसर सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट, सही आंसर सी, सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इंफोग्राफिक बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त माना जाता है? Which software is best suited for creating infographics? Question number 16। अब आपने जिन्होंने बी आंसर किया है, जो कि एसपीएसएस है, ये स्टैटिस्टिकल यूज के लिए यूज होता है। रिसर्च में स्टैटिक्स के लिए, कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है एसपीएसएस। रिसर्च स्टैटिक्स में इसका एसपीएसएस का यूज होता है। लेकिन इन्होंने कहा इंफोग्राफिक बनाने के लिए, तो 15 का सही आंसर ए, कैनवा। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, एसपीएसएस, वेरी गुड जॉब। मूडल फॉर एग्जाम, मूडल फॉर किसकी? मूडल का फुल फॉर्म आता है भाई, जल्दी से मूडल का फुल फॉर्म बताना है आपने। आगे क्वेश्चन में तभी बढ़ेंगे जब हम मूडल का फुल फॉर्म जानेंगे, जब हम एसपीएसएस का फुल फॉर्म जानेंगे। जल्दी से एसपीएसएस का फुल फॉर्म और मूडल का फुल फॉर्म। जेआरएफ चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। रुखसार, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, इंग्लिश में और हिंदी पे दोनों में आंसर क्वेश्चन दिख रहा है। बहुत आसान है। कैनवा एक एप्लीकेशन का नाम है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सोशल मीडिया में अगर रील बनानी है, अगर मान लीजिए आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना है, डिजाइनिंग करनी है, लोगो बनाना है, तो किसका यूज करेंगे? कैनवा का यूज करेंगे। मॉड्यूलेटर, डिमोडुलेटर, दीपशिखा, मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर बेटा वो तो मॉडम का आप फुल फॉर्म बता रहे हैं। मैंने किसका बोला है आपको? मूडल का फुल फॉर्म पूछा है।
मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, देवजनी, गुड जॉब। मूडल एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और देवजनी ने करेक्ट आंसर किया है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर, एसपीएसएस का आपने बता ही दिया, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, एसपीएसएस। Which of the following is not an LMS platform? Question number 16. इनके बारे में ये आ सकता है कि इनमें से कौन से एलएमएस सॉफ्टवेयर हैं, या फिर इनका डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर किस चीज के लिए है। मूडल किस चीज के लिए है, ब्लैक बोर्ड किसके लिए है, गूगल मीट किसके लिए है, एडमोडो किसके लिए है। इसमें से ही तो क्वेश्चन आएगा कविता। ये अपडेटेड सिलेबस है, यानी अगर ये आप क्वेश्चन पेपर उठा लो 2000, यहां पर आप क्वेश्चन उठा लो, मेरा पेन नहीं काम कर रहा है, 2021 से 24 तक यहां से कंटिन्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। जिन्होंने भी एग्जाम दिया एक बारी थम्स अप कर दो, जिनको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बारी कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों का, जल्दी से थम्स अप कर दो, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इमरान आ रहे हैं। इनमें से कौन सा एक एलएमएस प्लेटफॉर्म नहीं है? एलएमएस क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हम जो लर्न कर रहे हैं, सीखने की मैनेजमेंट करना। सही आंसर है सी, गूगल मीट। गूगल मीट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गूगल मीट क्या है, अगर पूछा जाए क्या है, तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, ना कि लर्निंग मैनेजमेंट एलएमएस। सही आंसर है सी। ठीक है, सी वाले सही है, बाकियों का गलत हो गया भाई यहां पे। What type of learning is characterized by game like activities? Question number 17. अब सोचो, ये इतने इजी क्वेश्चन हमारे से गलत हो रहे हैं, गलत नहीं होने चाहिए भैया, टीचिंग एप्टीट्यूड है ये। यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1। 17 का सही आंसर, इनमें से कौन सा गेम जैसी गतिविधियों से पहचाना जाता है? 17 का सही आंसर गेम बेस्ड लर्निंग, बिल्कुल सही है। देखो, जहां पर भी आपको लगे हिंदी नहीं समझ में आ रही है, तो एक्सप्लेनेशन हिंदी में है, आप बस उसको पढ़ लो। गेम आधारित अधिगम या लर्निंग गेमिंग के तत्वों को शामिल करता है ताकि अधिगम को आकर्षक इंटरेक्टिव बनाया जा सके। Which software is used for statistical analysis in a research? एक मिनट रुको जरा सा। बहुत टाइम हो गया रिवाइज किए हुए। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग वो हो जाते हैं थोड़े से, वो ये हो जाता है कि यार इस चीज पे हमें कॉन्फिडेंस है, वहां पे गड़बड़ हो जाता है। कॉन्फिडेंस हो, लेकिन जोश में होश भी होना जरूरी है। शोध में सांख्यिकी विश्लेषण का कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर 18। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जहां पर भी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आ जाएगा, एसपीएसएस। सेम चीज इन सब के बारे में भी पता करिए। ये गूगल ड्राइव क्या है? क्लाउड डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एसपीएसएस का फुल फॉर्म भी है, आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बीवाईओडी का शिक्षा में क्या अर्थ है? बीवाईओडी का फुल फॉर्म, व्हाट इज बीवाईओडी? ब्रिंग योर ओन डिवाइस, बिल्ड योर ओन डिजाइन, ब्रिंग योर ओन डेटा, या बेस्ट योर ओन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा में बात करी जाए तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ब्रिंग योर ओन डिवाइस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। इसके बारे में सब जानते थे पहले। बीवाईओडी एक नीति को संदर्भित करता है जहां छात्र अपने व्यक्तिगत उपकरणों जैसे कि लैपटॉप या टैबलेट का उपयोग लर्निंग के लिए करते हैं।
BYOD refers to a policy where students use their personal device like a laptop or tablet for learning purpose. Bring your own device. Which of these is an open source LMS platform? यानी हम करंट अवेयरनेस जो पढ़ा रहे हैं साथ साथ वो भी काम आ रहा है, यानी हमें नई चीजें भी मिल रही हैं। आपको पता है मैं PYQ आपको दे रही हूँ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ से 50% क्वेश्चन आपके न्यू जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि ये, तो वो भी आप कर रहे हैं, यानी नए और पुराने दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स LMS सॉफ्टवेयर है? तो क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए Moodle. Moodle is a widely used for open source learning management system. Question number 21. What is the primary purpose of using Kahoot in a classroom? जिसको भी 100 क्वेश्चन की ये PDF चाहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे तभी मिलेगी, याद रखना। What is the primary purpose of using Kahoot in a classroom? Kahoot का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, असेसमेंट क्विजेस करना, राइटिंग ऐसे या डेटा एनालिसिस। तो Kahoot क्या है? एक इंटरैक्टिव टूल है जिसे आकर्षक तरीके से क्विज, पोल और सर्वे करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लिप्ड लर्निंग का उदाहरण इनमें से कौन सा है? स्टूडेंट अटेंड लेक्चर्स इन अ क्लास, स्टूडेंट क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। स्टूडेंट वॉच इंस्ट्रक्शनल वीडियो एट होम एंड डिस्कस इन क्लास, जैसे कि स्टूडेंट क्या करते हैं, घर में इंस्ट्रक्शनल वीडियो देखते हैं, यानी उससे रिलेटेड वीडियो देखा और डिस्कस किया कहाँ पे, क्लास में। टीचर कंडक्ट ओनली प्रैक्टिकल सेशन, स्टूडेंट वर्क इन आइसोलेशन। सही आंसर है बी, बिल्कुल सही। इंस्ट्रक्शनल वीडियो भी देखा और हमने क्लास में भी डिस्कस किया, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से हमने चीजें सीखा। यानी कि अगर टीचर से नहीं, टीचर का एक सप्लीमेंट यहाँ पर हमें मिल गया कि हमें एक वीडियो हमने उससे रिलेटेड पहले देख लिया और फिर हमने टीचर से भी सीखा। तो इस तरीके की जो लर्निंग होती है उसे क्या कहते हैं? फ्लिप्ड लर्निंग कहते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके की ये सीखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लिप्ड लर्निंग घर पर सामग्री सीखना और कक्षा के समय सहयोगात्मक कार्यों में भाग लेना। क्या होती है फ्लिप्ड लर्निंग आप सभी के सामने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 क्वेश्चन बाकी है, 100 में 23 क्वेश्चन नंबर, आंसर करिए। विच सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज्ड फॉर कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटिंग? डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? गूगल डॉक्स, एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, ऑडेसिटी। ये आपका ये जो अगर पूछ लिया जाए, इनके ईयर पूछ लिए जाए तो हम क्या बताएंगे? इनके ईयर गूगल डॉक्स कब आया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब फोटोशॉप या ऑडेसिटी? एक्सेल किसके लिए होता है? स्प्रेडशीट के लिए, बिल्कुल सही बात है। और बताइए इसके बारे में। ऑडेसिटी क्या है? ऑडेसिटी फ्री ओपन सोर्स डिजिटल ऑडियो एडिटर रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो, मैक ओएस, लिनक्स पे अवेलेबल है। कब आया था? 2022 में। इन सॉफ्टवेयर के बारे में इनके ईयर पूछ लिए तो कितने लोग बता पाएंगे भाई? रिकॉर्डिंग और एडिटिंग ऑडियो के लिए ऑडेसिटी यूज होता है। ऑडियो ऑडेसिटी, ऑडियो से ऑडेसिटी। तो गूगल डॉक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप का क्या मतलब है? जहां हम अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? एडोब फोटोशॉप का। ईयर भूल जाते हैं, ईयर को बेटा ऐसे लर्न करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा उस पर 2-3 बार लर्न करोगे ना, पढ़ोगे, लिखा करो। जब भी कोई चीज हम लिख के याद करते हैं वो जल्दी याद हो जाती है। तो ईयर वाइज गूगल पे सर्च मारो,
वहां से ईयर लिखो, तुरंत याद हो जाएंगे। ईयर नहीं पता और पूछ लिया तो क्या करेंगे हम वहां पे? अभी तो हम बता दे रहे हैं कि भाई ये चीजें आती हैं, बट इनसे अलग भी तो हटके कोई चीज आ सकती है ना, इनसे रिलेटेड ईयर भी तो पूछे जा सकते हैं ना हमसे, नहीं पूछे जा सकते? आगे बढ़े, जिनको लगता है आगे बढ़े जल्दी से एक बारी बताओ जरा। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। फोटोशॉप के लिए एडोब, एडोब फोटोशॉप में क्या होता है? पेपर एक में भी है और पेपर टू, बिल्कुल बात तो सही है आपकी भाई, कितने याद किए जाएं, क्योंकि दोनों में ही आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और वो भी ईयर वाइज। हिस्ट्री वालों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पेपर वन पेपर टू दोनों ही आते हैं, और दोनों में ही आपको लर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सहयोगात्मक दस्तावेज तो माइक, अच्छा ये गूगल डॉक्स या जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है किसकी तरफ से आता है, ये भी पूछा जा सकता है ना? तो चीजें बता सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ी देर के लिए ही सही, गूगल ओपन करके इन सब चीजों को सर्च करिए। या गूगल डॉक्स का एक्सटेंशन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन भी पूछे जाते हैं। प्रीतम जो लेक्चर टाइम रहता है वो रहता है इवनिंग में, आप अटेंड कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जैसे ही, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, इस वजह से थोड़ी क्लास लेट हुई, अदरवाइज 8:30 का टाइम है। कंस्ट्रक्ट लर्निंग का जो मुख्य फोकस है वो इनमें से कौन सा है? कंस्ट्रक्ट निर्माण, कंस्ट्रक्ट क्या होता है? निर्माणवाद, किसी चीज को बनाना। तो निर्माणवाद जो लर्निंग है, या निर्माणवाद आपका अधिगम, उसमें किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है? बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने आपको कहा 50% रिपीट होते हैं, लेकिन सेम नहीं हो सकते, फॉर्मेट चेंज हो सकता है। सेम ऐसे ही एमसीक्यू जो नए क्वेश्चन है यूनिट वाइज तैयार करिए, 50% वहां से आता है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर लर्निंग अनुभवों चिंतन के माध्यम से शिक्षार्थियों को अपना ज्ञान बनाना, बनाने पे जोर देना, यानी कंस्ट्रविक्स। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल ही नहीं है? कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, इनमें से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है? 25 का सही आंसर डी, ट्रेलो। ट्रेलो क्या है? एक प्रोजेक्ट प्रबंधन टूल है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑनलाइन लर्निंग में डिजिटल व्हाइट बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? आजकल सब जगह देख रहे होंगे डिजिटल व्हाइट बोर्ड चल रहा है, तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? 26 का सही आंसर देखते हैं क्या सही होगा भाई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर, नेटवर्क देखो अभी भी इशू बना ही हुआ है हमारे सिस्टम पे, ऑप्शन नंबर बी, लाइव कोलैबोरेटिव डिस्कशन इस क्वेश्चन का सही आंसर। डिजिटल व्हाइट बोर्ड वास्तविक समय में सहयोग की अनुमति देता है, जहां उपयोगकर्ता लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं और विचार को साझा कर सकते हैं। 27, समस्या समाधान को मुख्य लक्ष्य बनाना या मानता है, विच लर्निंग टाइप, इनमें से कौन सा ऐसा लर्निंग टाइप है जो फोकस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे? चलिए क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग।
और ये टीचिंग के कौन से लेवल में सबसे ज्यादा पाया जाता है? जो टीचिंग लेवल है, आपको पता है टीचिंग लेवल कौन कौन से हैं? किसमें हाईएस्ट पाया जाता है ये चीज? रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्टिव लेवल जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल सही, सबसे हाईएस्ट माना जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। और टीचिंग का सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है? सबसे लोएस्ट लेवल टीचिंग का कौन सा है? मेमोरी, वेरी गुड जॉब। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अब ये जल्दी से मुझे टाइप करके बताइए कि जो ये आपका मेमोरी लेवल है किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था? अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया? मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जल्दी से मुझे बताएंगे। मेमोरी, मेमोरी हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन, वेरी गुड। और रिफ्लेक्टिव हंट। मेमोरी किसने दी थी? सबसे लोएस्ट टीचिंग लेवल माना जाता है मेमोरी लेवल, यानी जिसमें डेटाफिकेशन किया जाता है, जैसे छोटे बच्चे, वो किस में चले जाते हैं? मेमोरी लेवल में चले जाते हैं। और ये दिया था हर्बर्ट ने। इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, इससे ऊपर का अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। इसके ऊपर का जो लेवल है, जो सबसे हाईएस्ट माना जाता है, वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये दिया था किसने? हंट ने दिया था। तो 3 लेवल है। और सबसे हाईएस्ट लेवल, जैसे कि पीएचडी की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टोरल पढ़ाई जो होती है, जहां पे क्रिटिकल थिंकिंग है, जहां पे हमें खुद से पता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कैसे पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किसमें सबसे ज्यादा सॉल्व किया जाता है? तो वो है रिफ्लेक्टिव लेवल में। किसको थॉटलेस कहा जाता है? वेरी गुड शबाना, मेमोरी को थॉटलेस कहा जाता है। और क्या बताएंगे इसके बारे में? अच्छा, एक ऑटोनमस के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसे हम स्वायत्त भी कहते हैं। ऑटोनोमस लर्निंग क्या होती है? स्वायत्त लर्निंग क्या चीज होती है? कौन सा इसमें से स्टूडेंट सेंटर्ड है, कौन सा इसमें से टीचर सेंटर्ड है? स्वायत्त यानी जो खुद से आप पढ़ाई करें, खुद से चीजों को समझ रहे हैं, वो किस में आएगा? ऑटोनोमस में आएगा। लेकिन टीचिंग के 3 ही लेवल माने जाते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल स्टूडेंट कैसे होते हैं? पैसिव, डोमिनेटेड बाय टीचर, सेल्फ से पढ़ाई करना ऑटोनोमस या स्वायत्त में आता है। वेरी गुड जॉब। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा टूल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है? ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, चलिए अब एक चीज, सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं रिकॉर्डिंग, आप पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग, या फिर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये जो चीजें आती हैं टीचिंग की कौन सी चीज में आती है? क्यों हम ये पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में? इसका क्या मतलब है टीचिंग एप्टीट्यूड में? कोई बता सकता है ये क्या है? आईसीटी, ओबीएस स्टूडेंट, क्या है ये? टीचिंग एड्स हैं। टीचिंग एड्स यानी टीचिंग कराने के लिए जो हमारे को टूल्स की जरूरत होती है, ऑनलाइन टूल्स। वेरी गुड विमलेश, टीचिंग एड्स कह सकते हैं, टीचिंग टूल्स कह सकते हैं, आईसीटी का इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं। इस समय सबसे ज्यादा इसका यूज हो रहा है, तो इसलिए इन टॉपिक्स को लाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इन टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा इस समय पूछा जा रहा है। तो इनमें से कौन सा टूल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो 28 का सही आंसर ओबीएस स्टूडियो। जैसे अभी मैं आप लोगों की ये जो क्लास कर रही हूँ, किसके थ्रू कर रही हूँ? ओबीएस के थ्रू।
पावर पॉइंट में भी यूज होता है। अली बिल्कुल ठीक, ठीक है। अभी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। असिंक्रोनाइज लर्निंग का क्या मतलब है? टीचिंग मटेरियल्स, वेरी गुड जॉब। ऑडियो विजुअल एड्स, वेरी गुड। एवरीडे लाइफ में यूज करने वाले टूल्स जो हम टीचिंग में यूज करेंगे, ठीक है। असिंक्रोनाइज जो सेम टाइम पर हम यूज नहीं करते, ए लगा है सिंक्रोनाइज के आगे, जिसका हम यूज सेम टाइम पर नहीं कर सकते। तो यहां पर असिंक्रोनाइज लर्निंग रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं होगा। सेल्फ पेस लर्निंग विदाउट रियल टाइम इंटरेक्शन, ग्रुप डिस्कशन, टीचर लेड सेशन। तो सही आंसर है बी, बिल्कुल सही जवाब। 10 लाख रुपए जीत गए भाई इसी बात पे आप लोग। बी आंसर बिल्कुल सही है। सिंक्रोनाइज लर्निंग शिक्षार्थियों को अपनी गति से सामग्री तक पहुंचने की अनुमति देना बिना वास्तविक समय के बातचीत किए हुए। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज अ मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग एलएमएस प्लेटफॉर्म? रियल टाइम क्या हुआ? फेस टू फेस, वेरी गुड केपी। एलएमएस प्लेटफॉर्म का प्रमुख लाभ इनमें से कौन सा है? निखत, वेरी गुड जॉब, लगे रहो बेटा। 100 क्वेश्चन आज आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है भाई। एलएमएस का प्रमुख लाभ इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर है बी, एफिशिएंट कोर्स मैनेजमेंट। अगर मैं आपसे कहूं किसी भी 3 एलएमएस सॉफ्टवेयर का नाम लिख कर दीजिए तो बता पाएंगे? किसी भी 3 एलएमएस का आप नाम लिख करके बता सकते हैं? किसी भी 3 का? मूडल हो गया, वेरी गुड जॉब। आगे बताइए। मूडल हो गया, मूडल के अलावा टैलेंट एलएमएस आ गया, डोसेबो आ गया, आई स्प्रिंग लर्न आ गया, ब्लैक बोर्ड लर्न आ गया, कैनवास आ गया, 360 लर्निंग आ गया। HTML नहीं होगा सिद्धार्थ, HTML नहीं होगा, पीपीटी नहीं होगा। टूल्स की बात की जा रही है भाई। गाइस एक मिनट रुको जरा सा, मैं इसीलिए कहती हूँ आप लोगों से ना थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज पे। ये देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एग्जाम्पल, सीधे सीधे गूगल पे चले जाओ, सर्च करोगे अपने आप आंसर मिलेगा आपके सामने। और आपको पता है एनटीए यहीं से क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों के सामने। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एग्जाम्पल्स, ब्लैक बोर्ड लर्न, इसके बारे में जानिए, इसके बारे में डिटेल हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। मूडल क्या है, मूडल के बारे में मिल जाएगा। किस पर बेस है ये? टैलेंट एलएमएस, कैनवास एलएमएस, आई स्प्रिंग लर्न, एब्जॉर्व एलएमएस। पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन कौन से एलएमएस प्रोग्राम है। देख सकते हैं ये कितने सारे हैं। ई फ्रंट, ओपन एडेक्स, सकाई, एब्जॉर्व, साइफर, स्काई प्रेप, जूम एलएमएस। ठीक है, तो आपने इसको जाकर के पढ़ना है। ए ट्यूटर है ना, तो ये आप सभी के लिए है। आप जहां पर जाकर के जितना हो सके ये क्वेश्चंस है इनको पढ़िए, सॉल्व करिए। एक ही चीज पर डिपेंडेंट मत रहिए। जो क्वेश्चन हो उसका क्वेश्चन का आंसर मेरे से पहले आपको पता होना चाहिए। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन? लर्निंग थ्योरी स्टार्ट कर रही हूं अब मैं। किसने कॉग्निटिव डोमेन या सॉरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को प्रस्तावित किया? क्वेश्चन नंबर 31। एनी डेस्क से शेयर कर सकते हो अपनी स्क्रीन को, लेकिन लर्निंग मैनेजमेंट यानी हमने क्या कोर्सेज है हमारे पास, उसको किस टाइम पर पढ़ाना है, किसके द्वारा पढ़ाया जाना है, क्विजेस हैं, स्टडी मटेरियल है, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है? एलएमएस। लेकिन आपका एनी डिस्क ये नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है? स्क्रीन शेयर करता है, दूसरों को स्क्रीन शेयर करने की अनुमति देता है।
कॉग्निटिव डोमेन, सॉरी कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, वो तो आपके हो गए डोमेन। अब यहाँ पे पूछा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। वेरी गुड। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? हु इज नोन फॉर अ सोशल लर्निंग थ्योरी? थ्री कॉग्निटिव, जीन पियाजे के थ्री स्टेज। नहीं 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 शबाना ना, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि कॉग्निटिव की बात करें, ये जो तीन डोमेन की बात है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर की जो बात आपने करी है ना, ये जो तीन डोमेन है ये ब्लूम के हैं, ना कि जीन पियाजे के। जीन पियाजे ने स्टेजेस बताई थी। कितनी स्टेजेस बताई थी? 4 स्टेजेस बताई थी, जिसमें अलग अलग उसने बताया था कि भाई किस एज में बच्चा क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक अधिगम, अल्बर्ट बंडूरा सही आंसर इस क्वेश्चन का। बंडूरा का सिद्धांत अवलोकन, अनुकरण, मॉडलिंग के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। जेडपीडी, ये सेम क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, किस पर जोर देता है और किसके द्वारा लाया गया? ब्लूम की टेक्सोनॉमी, जो आपकी डोमेन थी। जेडपीडी वाइगोत्स की। वेरी गुड ममीना। इसका मतलब क्या होता है? जेड पी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की, यानी एक बच्चा है जो अकेले सीख रहा है, वहीं अगर उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डाल दिया जाए तो वो चीज वो जल्दी सीखेगा। यही बताता है आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यानी अगर जो चीज हमें सीखनी है, अगर वही लोग आपके आसपास होंगे तो वही आपको जल्दी सीखने में मदद करेंगे। हेल्प टेकिंग, वेरी गुड। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की ने दिया। जेडपीडी का सिद्धांत जो उन कार्यों को दर्शाता है जिन्हें शिक्षार्थी मार्गदर्शन के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का पदानुक्रम, किसने विकसित किया? जिन्होंने भी अभी सीटेट एग्जाम देना है वो भी ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहां से ही आएंगे क्वेश्चंस आपके। टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और लर्निंग थ्योरी। मास्लो, वेरी गुड जॉब। मास्लो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड बताया था। इसका पिरामिड जो था मैंने आप लोगों को वो बताया था। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है, टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से पढ़ सकते हैं। लर्निंग थ्योरी, मास्लो हायरार्की आउटलाइन ह्यूमन नीड्स फॉर बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आपसे कहा जाए इसकी जो फर्स्ट इन्होंने बोली चीज कि जो सबसे ज्यादा बेसिक जरूरत है वो कौन सी है, तो क्या बताएंगे? मास्लो ने किस चीज को बताया? मास्लो ने, जल्दी से मुझे बताएंगे, बेसिक चीज में क्या चीज बताई? शारीरिक मांग, फिजिकल, यानी शरीर सही होगा तो सब चीज सही होगा। और सबसे हाईएस्ट में चले गए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिमाग से संबंधित। 35 क्वेश्चन नंबर, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया? फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, वेरी गुड। अभी क्या करना है हम लोगों ने? क्या करना है भाई? देखो हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, चीजें भी पढ़ रहे हैं, आंसर भी कर रहे हैं, वेरी गुड जॉब। बट अब हमने सिस्टमैटिक आंसर करना है। अगर मैं आपसे पूछूं मास्लो की हायरार्की, तो आपने आदित्य, वेरी गुड जॉब, इसने बिल्कुल सही आंसर किया। जैविक सुरक्षा, सामाजिक, आत्मसम्मान, आत्म सिद्धि, वेरी गुड आदित्य। यही मैं कह रही हूं, अगर आपसे कोई चीज पूछी जाए, अगर उसकी हायरार्की पूछी गई तो नीचे से ऊपर चलते हुए आप उसकी सारी हायरार्की में क्या क्या चीजें आते हैं वो मेंशन करेंगे। अगर आपसे पियाजे के 4 स्टेजेस पूछे जाते हैं तो आप उन स्टेजेस को लिखेंगे। एक चीज बताए, रट्टाफिकेशन यानी मेमोरी लेवल करना चाहते हैं या रिफ्लेक्टिव लेवल पढ़ाई करना चाहते हैं? किसको रट्टाफिकेशन चाहिए और किसको चाहिए कि दिमाग का सही इस्तेमाल? क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, रट्टाफिकेशन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता। जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं कि मैं रट के जाऊंगा, यकीन मानिए वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। किसको रट्टाफिकेशन चाहिए?
तो रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, हम लोग इससे जुड़े जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको शेयर करेंगे, एक्टिव रहेंगे, पैसिव नहीं रहना, एक्टिव रहना है दोनों लोगों ने। तो शास्त्रीय कंडीशनिंग का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर ए, इवान पावलोव। पावलोव ने दिखाया कि उत्तेजनाओं का उपयोग करके व्यवहार को कैसे कंडीशन किया जा सकता है। पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था किस पे किया था? स्टीमलेस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, वेरी गुड। सेंसरी प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट फॉर्मल 4 स्टेज पियाजे, वेरी गुड ममीना। नोट डाउन करते जाइए जिनको भी अभी तक इस थ्योरी के बारे में कुछ नहीं पता है, जो भी पॉइंट्स यहाँ कैंडिडेट लिख रहे हैं। नोट्स कैसे बनते हैं? हाईलाइटेड नोट्स ऐसे ही बनते हैं, बीच बीच से क्वेश्चन उठाओ और बीच बीच से आप आंसर करो। डॉग पे बिल्कुल सही जवाब। ब्रूनर के कंस्ट्रक्टिव सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 36। जिसको भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, जिसको भी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम पे लगाना है, भाई जल्दी से आंसर करेंगे। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्कैफोल्डिंग। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? हमेशा क्वेश्चन आता है यहां से, स्कैफोल्डिंग क्या है? जैसे आपने देखा होगा ना, आपके घर में फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग जानते हैं ना? स्कैफोल्डिंग छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को समझाना। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? शिक्षार्थियों को दिया गया समर्थन जिसे वह स्वतंत्र होने पर धीरे धीरे हटाया जाता है। स्कैफोल्डिंग द सपोर्ट गिवन टू लर्नर विच इज ग्रेजुअली रिमूव एज दे बिकम इंडिपेंडेंट। क्या होता है स्कैफोल्डिंग? सपोर्ट देना। ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग कहा, ठीक है, वेरी गुड आदित्य। एडिंग न्यू नॉलेज, चीजों को धीरे धीरे, जैसे मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे, जैसे मैं अभी यूनिट पूरी इकट्ठी में लेकर नहीं आई, अगर मैं चाहती तो यूजीसी नेट पेपर 1 मेरे लिए बहुत इजी होता। अगर मैं सारी यूनिट 10 यूनिट्स को एक साथ लेकर आ जाऊं तो मुझे बहुत इजी है। लेकिन उसमें किसका नुकसान है? आपका नुकसान है, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस यूनिट में आप स्ट्रांग है और किस यूनिट में आप वीक है। बहुत आसान है मेरे लिए अगर मैं पूरी 10 एक साथ ले आऊं, आसान है कि नहीं है? लेकिन किसके लिए डिफिकल्ट होगी? आप सभी के लिए, क्योंकि आप में से कई ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, कई ऐसे होंगे जो हो सकता है किसी यूनिट में थोड़े वीक हो। तो कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, अपने बढ़ाना है। तो हम एक चीज पे तो पकड़ मजबूत कर ही ले, ठीक है ना? तो इसीलिए मैं यूनिट वाइज आपको यहाँ पर एमसीक्यूज पीवाईक्यूज करवा रही हूँ, जिससे कि चीजें समझ में आती रहे। एसएस के बिल्कुल लाइव क्लास है आपके सामने। 37 क्वेश्चन नंबर का आंसर जल्दी करो भाई, क्योंकि टाइम लग जाएगा, 1 घंटा तो इसी में चला जाएगा। 100 क्वेश्चन है। विच थ्योरी फोकसेस ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग? अब टाइम स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप लोग बातें नहीं करना भाई, मैं फिर भूल जाऊंगी, फिर मत कहना कि मैम टाइम लगा दिया। फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। कौन सा सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग पर केंद्रित है? आज नोट्स जो बनेंगे वो आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग बनेंगे, याद रखिए जो भी आप कमेंट्स करेंगे आप लोग, ठीक है? 37 का सही आंसर, फास्ट चलेंगे अब हम। बिहेवियरिज्म, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखने को समझाता है। किस पे आधारित है? व्यवहारवाद। इसे हम क्या कहेंगे? बिहेवियरिज्म। कैसा हमारा व्यवहार है? व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 38। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत क्या प्रस्तावित करता है और इन्होंने कितनी प्रकार की बुद्धियों को बताया है? कितने प्रकार की होती है? स्किनर ने चूहे और कबूतर पे किया था। बीएफ स्किनर बिहेवियर, वेरी गुड जॉब। हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों की बात करी थी? 8 टाइप्स, 8 तरीके की बुद्धि बताई थी। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत क्या प्रस्तावित करता है? 38 का सही आंसर सी,
गार्टनर ने पारंपरिक आईक्यू उपायों से परे विभिन्न प्रकार की बुद्धियों की पहचान की थी। इंटेलिजेंस हैज मल्टीपल फॉर्म लाइक लिंग्विस्टिक, स्पेशल, लॉजिकल, मैथमेटिकल। यानी हो सकता है कोई मैथ्स में अच्छा हो, कोई भाषा का भी मास्टर हो, कोई स्पेशल में हो, स्थानिक या लॉजिकल। तो अलग अलग तरीके की बुद्धि का हर जगह के हिसाब से यूज करना। क्वेश्चन नंबर 39, विच फिलोसोफर इज नोन फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अभी अभी इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के हटे हैं। अच्छा, 1+ हो चुका है, 9 हो गई है। भाई एक बार कंफर्म कर लेना जरा, गार्डनर की जो यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी है, बुद्धियों की बात करी है, तो एक बार ये आप लोग प्लीज एक बार कंफर्म करके कमेंट करना जरा सा कि क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अभी कहा है कि 9 हो गई हैं, पहले 8 थी, तो अभी देखना है कि 8 है या 9 है, एक बार कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो इनमें से अनुभवात्मक अधिगम सही आंसर है। जॉन डेवी ने अनुभवों, व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से, अनुप्रयोगों के माध्यम से सीखने पे जोर दिया। भूलने का वक्र क्या है? फॉरगेटिंग कर्व। पहले 8 थी, अब 9 हो गई है। भाई कंफर्म कर लो सभी लोग, ठीक है। गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, जो 9 बुद्धियां उन्होंने बताई हैं। भूलने का वक्र क्या है? ग्राफ showing how memory strengthens over time, a graph representing how memory decline without reinforcement, teaching method, behavior pattern. क्वेश्चन नंबर 40, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने दिया था फॉरगेटिंग कर्व? एबिंगहाउस ने समय के साथ स्मृति हानि की दर को समझाने के लिए भूलने का वक्र विकसित किया था। किसके द्वारा लिया गया था ये फॉरगेटिंग कर्व? तो करेक्ट आंसर है एबिंगहाउस। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी? कोई बात नहीं रोशनी बेटा, थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप सभी लोग देखिए, मैं भी हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई हूँ और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करूँ। अगर आप चाहते हो इम्प्रूवमेंट, अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स लाना, कभी कभी हिंदी इतनी टफ होती है एनटीए की कि समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं लेकर आती हूँ इंग्लिश में। मैं भी हिंदी मीडियम हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि पढ़ने में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गई, ट्रस्ट मी, आपके क्वेश्चन के आंसर यू बिल्कुल सही होंगे। क्योंकि हिंदी वाले क्वेश्चन के ऑप्शन जनरली कभी कभी मैंने देखिए गलत होते हैं, ठीक है। और हिंदी में जो मीनिंग निकलते हैं ना, ये जो लैंग्वेज लिखते हैं वो भी बहुत डिफिकल्ट होती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। तो उसको अपनी मजबूत पकड़ बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां नहीं आ रहा देखो, अब 41 का सही आंसर देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एक्सप्लेनेशन दोनों में है, तो वो मत डरो। तो ब्लूम taxonomy is a framework to categorize educational goals into cognitive, affective, psychomotor domains. ब्लूम ने कितने डोमेन्स दिए? 9 types of Gardner, musical, bodily, intra, inter, experiential. Very good. So ब्लूम टेक्सोनॉमी के कितने डोमेन थे? ब्लूम टेक्सोनॉमी में ट्रिपल एच का क्या मतलब है? चलिए आंसर करिए, देखते हैं कितने इस समय आप लोग टैलेंटेड हो चुके हैं। इन ब्लूम टेक्सोनॉमी व्हाट इज ट्रिपल एच? सबके हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, ठीक है। सो हाँ, इजी होता है, हिंदी इंग्लिश मिक्स इजी होता है, बट बेटा क्वेश्चन नेटवर्क की वजह से बहुत मुश्किल से मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो आप लोग एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हेड, हार्ट एंड हैंड, वेरी गुड जॉब। हेड, हैंड एंड हार्ट। कॉग्निटिव, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, इसका मतलब होता है दिमाग। सबसे हाईएस्ट माना जाता है। दिमाग कहाँ पे है? बिल्कुल अपन खोपड़ी पे है, ठीक है ना। अफेक्टिव, भावनाएं हमारी हो गई, अफेक्टिव भावनाएं। मनोदेहिक यानी साइकोमोटर, जब हम कोई चीज करते हैं हाथ से, अपनी स्किल मैनेजमेंट जहां पे आ जाती है, हाथ का इस्तेमाल करना, तो वो ये 3 डोमेन है किसके द्वारा दिए गए? ब्लूम टेक्सोनॉमी। यार बड़ा इजी क्वेश्चन है, या तो एक चीज मैं पूछ लेती हूँ, ब्लूम टेक्सोनॉमी जो ओरिजिनल आई थी वो कौन से ईयर में आई थी, और जो न्यू आई है वो कब आई है?
ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। वेरी गुड जॉब। 3H का मतलब क्या बताया? दिमाग से जुड़ा है, यानी वो हेड हो गया। फिर हैंड हो गया, आपका सॉरी, हेड हो गया, हार्ट हो गया यानी दिल हो गया, भावना से जुड़ा, फिर हो गया हैंड, ठीक है ना। ओरिजिनल कब आई थी? 1956। हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है ओल्ड एंड न्यू में। और जो नई आई थी 2001 में आई थी। गुड जॉब। इसके लिए पूरे पूरे मार्क्स मिल रहे हैं भैया आपको। क्वेश्चन नंबर 42, ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? आपको पता है पिरामिड बना होता है, उस पिरामिड में आपको नीचे बेस से शुरू करते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? हाईएस्ट, ठीक है। 5 5 सब में होते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि संज्ञानात्मक में या आपके कॉग्निटिव डोमेन में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? हिंदी वाले देखो, इन क्वेश्चंस को तो बाद में देखो, आप पहले अपना आंसर बताओ। आप अपने आप से आंसर कर दो, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पड़ो। आप मुझे सिंपल सा बताओ, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो उच्चतर स्तर कौन सा है? आपका मूल्यांकन, जिसे हम क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन। सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है? ज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉलेज। क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। 42 के बाद इन्होंने अच्छा संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण की बात की है, रिवाइज्ड ब्लूम की बात करी है, तो क्रिएशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है विच इज द हाईएस्ट लेवल। मॉडिफाई की बात करी नहीं है इन्होंने। अगर इन्होंने क्या पूछा है न्यू के हिसाब से, ठीक है, अभी आंसर में मॉडिफाई की बात करी गई है। तो जो मॉडिफाई हुई थी, जो आपकी 2001 में आई है, 2001 में आई है, तो उसमें इस मूल्यांकन की जगह पे क्या हो गया था? क्रिएट हो गया था। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना कि कौन सी थ्योरी के बारे में बात की जा रही है, ओल्ड या न्यू, मॉडिफाई या ओरिजिनल। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। हाउ मैनी डोमेन डज ब्लूम टेक्सोनॉमी इंक्लूड? अब बताइए ब्लूम टेक्सोनॉमी में कितने डोमेन है? 3 डोमेन है। वेरी गुड जॉब, बिल्कुल सही जवाब है, अभी अभी आपने आंसर किया भी है। तो 43 का सही आंसर 3 डोमेन, जिसमें आपका कॉग्निटिव आता है, अफेक्टिव आता है, साइकोमोटर आता है, यानी फिजिकल स्किल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ब्लूम टेक्सोनॉमी में अनुप्रयोग स्तर का क्या मतलब है? What does the application level in Bloom taxonomy signify? आपको पता है ब्लूम टेक्सोनॉमी में अप्लाई एप्लीकेशन भी आता है, नीचे नॉलेज है, सबसे ऊपर इवैल्यूएशन है। एप्लीकेशन का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन, किसी चीज को अप्लाई करना। अनुप्रयोग एप्लीकेशन लेवल का मतलब है शिक्षार्थी ज्ञान का वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। अगर हमें वास्तविक या रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम कौन से रिसर्च मेथड का यूज करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चन उठाते हैं ये बीच बीच से। विच डोमेन फोकस ऑन एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज इन अ ब्लूम टेक्सोनॉमी? ब्लूम के वर्गीकरण में कौन सा क्षेत्र दृष्टिकोण और मूल्यों पर केंद्रित है? देखते हैं सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन नंबर बी, अफेक्टिव। द अफेक्टिव डोमेन एड्रेसेस इमोशन। अफेक्टिव, मैंने क्या कहा था? भावनाएं। ट्रिपल एच की बात की थी, ट्रिपल एच यानी कि आपका एक हो गया हेड जो दिमाग से है, वो कॉग्निटिव, आपका हो गया अफेक्टिव जो कि आपकी भावनात्मक, हृदय से संबंधित। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर भावनाओं, दृष्टिकोणों, मूल्यों जैसे टीम वर्क, सहानुभूति को संबोधित करता है। 46 का देखते हैं कौन फास्ट आंसर करेगा। ब्लूम के वर्गीकरण को मूल रूप से किसने विकसित किया?
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन नंबर डी, लेव वाइगोत्स्की। सही है ना ये? इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है कि नहीं? लेव वाइगोत्स्की। अगर ये आंसर गलत है तो क्यों गलत है? अगर ये आंसर गलत है तो भाई गलत है, क्यों गलत है ये बताएंगे? तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है भाई, कौन है इसके मेन? सही आंसर है ब्लूम, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, ब्लूम ने कौन सा सिद्धांत दिया, ब्रूनर ने कौन सा दिया, वाइगोत्स्की, जब चारों के नाम देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इन सभी के बताएंगे कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बारे में। घूमने वाले नहीं है पकड़ लिया, रोशनी है। सही है, सही है। तभी तो मैं कहती हूँ अपना आंसर की चैलेंज करो भाई, जहां पे ये लग रहा है कि भाई आंसर की को चैलेंज करना है, वहां पे आपको चैलेंज करना ही पड़ेगा। तो किसने कौन कौन से दिया है? ब्रूनर ने कौन सी दी है, हावर्ड गार्डनर ने कौन सी दी है, विमलेश, गुड जॉब बेटा, सही आंसर कर रहे हो। ब्रूनर सोशल लर्निंग, विमलेश इंटेलिजेंट, गार्डनर की है, जेरोम की है डिस्कवरी, वाइगोत्स्की की स्कैफ फोल्डिंग थ्योरी। अरे वाह, क्या बात है विशाल, वेरी गुड, लगे रहो भाई। निवेदिता सोशियो कल्चरल थ्योरी, वेरी गुड बेटा। सबके आंसर होने चाहिए। हितेश गार्डनर इंटेलिजेंस, ब्रूनर सोशल लर्निंग, लेव सोशल डेवलप्ड। सबके पास एंड्रॉइड फोन है? आप में से किसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है? सबके पास है। सबके पास भगवान ने इंटरनेट भी इस समय दे रखा होगा। तो भाई इंटरनेट पे सर्च करो। किसने मना किया है इंटरनेट से सर्च करने के लिए? सर्च करो, आंसर करो, जैसे भी करो। मैंने कभी मना नहीं किया कि भैया वहां से नहीं चीटिंग करनी, कर लो। आपको आंसर आना चाहिए उस क्वेश्चन का, बस सिंपल सी बात ये है। तो सर्च करो, बताओ इनके बारे में। 46 का सही आंसर बेंजामिन ब्लूम, 1956 में आया इसका जो सबसे पहली आपकी थ्योरी आई। 47, अभी चीटिंग कर लोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, एग्जाम में करोगे तो दिक्कत है। अभी क्या है ना, जब आप लोग कोई चीज सर्च करोगे ना, एक चीज सर्च करने जाओगे 10 चीजें मिलेंगी। जैसे कहते हैं ना कि मार्केट जाओ, तो मार्केट जाने पे क्या होता है कि आप एक चीज खरीदने जाओगे, आपको 10 चीजें दिखाई देंगी। अरे यार ये चीज है, हमें बेटर से बेटर क्वालिटी मिल रही है, बेटर से बेटर चीजें मिल रही हैं। मिलती है कि नहीं मिलती है? तो वही चीज है यहाँ पर भी। आप जितना ज्यादा सर्च करोगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मुझे क्या है, रट्टाफिकेशन करना है? नहीं करना ना यार, अपने को समझनी है चीजें। 47 का सही आंसर नागेश्वरी। इनमें से कौन सा स्तर बेहतर समझ के लिए जाना जाता है, जानकारी के लिए भागों में विभाजित करता है, विच लेवल इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सही आंसर है बी, एनालिसिस करना। ठीक है, चीटिंग करनी गलत नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि उस चीज से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। चीटिंग भी वही कर सकता है जिसको पता है उसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, पढ़ा ही नहीं है हमने टॉपिक, तो भाई अपन चीटिंग भी नहीं कर पाएंगे। इन विच डोमेन इज मैनुअल डेक्सटरिटी इंक्लूडेड, हस्त कौशल किस क्षेत्र में शामिल है? चलो दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को घुमा रहे हैं, क्वेश्चन घूम रहा है। 48,
सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, साइकोमोटर। इन विच डोमेन इज मैनुअल डेक्स्टेरिटी इंक्लूडेड? सही आंसर क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर बी, साइकोमोटर, बिल्कुल सही आंसर। ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का पहला स्तर कौन सा है? नकल के लिए भी अकल चाहिए, बिल्कुल सही बात। चलिए भाई, मैंने ऊपर टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का मैंने पिन कर दिया है। आप में से जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। ये 100 क्वेश्चन की पीडीएफ। सिर्फ यही नहीं, आपको हमारे टेलीग्राम से 100 ये वाले क्वेश्चन यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, 100 क्वेश्चन की हायर एजुकेशन, 100 क्वेश्चन की इन्वायरमेंट, ये भी पीडीएफ मिलेंगी। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे पहला स्तर इनमें से कौन सा है? तो 49, ऑप्शन नंबर बी, रिमेम्बरिंग, सही आंसर है रिमेम्बरिंग। याद रखिएगा, पुरानी टेक्सोनॉमी और नई टेक्सोनॉमी में अलग अलग है। रिमेम्बरिंग को क्या कर दिया है? नॉलेज में शेयर कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ दीज वर्ब्स कोरिस्पॉन्ड टू द एवेल्युएशन लेवल इन ब्लूम टेक्सोनॉमी? मूल्यांकन स्तर से कौन सा क्रिया शब्द संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 50, कंपेयर करना, कंस्ट्रक्ट करना या क्रिएट, क्रिटिक, क्रिएट, सही आंसर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिटिक। इवेल्युएशन इन्वॉल्व जजिंग द वैल्यू और इफेक्टिवनेस और समथिंग यूजिंग क्राइटेरिया। मूल्यांकन मानदंड का उपयोग करके किसी चीज के मूल्य या प्रभावशीलता का न्याय करने से संबंधित। तो वो रही अपनी ब्लूम थ्योरी। अब अपन आते हैं किस पे? टीचिंग एप्टीट्यूड में, लर्नर और टीचिंग मेथड पे। कितने लोग ये क्वेश्चन करना चाहेंगे? अभी कितने लोगों को 50 क्वेश्चन ऑन करने हैं? जल्दी से एक बारी वीडियो को लाइक, शेयर और थम्स अप करके बता दो जरा, क्योंकि आपकी सहमति जरूरी है, आपका भाई परमिशन जरूरी है बाकी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तैयार है? वो लोग करो, अभी 3 ही 4 लोग बोल रहे हैं भाई कि मेरे को 50 क्वेश्चन आगे के भी सॉल्व करने हैं। फास्ट विशाल, अब की फास्ट, ठीक है, अपन बात नहीं करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। 51, किशोरों को आमतौर पर किसकी अधिक आवश्यकता होती है? जो बाद में देख सकता है वो बाद में देख ले, कोई टेंशन नहीं है, बट जो लाइफ में लाइव परफॉर्म करना चाहता है वो जरूर करे। तो किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? इंडिपेंडेंस की। आजादी नहीं मिलती है किशोरों को। किशोर अपनी पहचान, स्वायत्ता विकसित करने के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं, जो कि उनको नहीं मिलती। व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एडल्ट लर्नर? कैसे होते हैं आपके एडल्ट लर्नर? व्यस्त शिक्षार्थियों की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी होती है? डिपेंडेंट लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी। बस बस, कम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फास्ट आंसर करते चलो। बी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 53, किशोर शिक्षार्थियों की कौन सी शिक्षण विधि सबसे प्रभावी है? जितनी जल्दी आप आंसर कर लेंगे उतनी फास्ट हम लोग काम कर लेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर, एडोलसेंट के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है? कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, मैल्कम नोल्स एंड्रोगोजी थ्योरी emphasize which factor for adult learner? मैल्कम नोल्स के एंड्रोगोजी सिद्धांत में वयस्क शिक्षार्थियों के लिए किस कारक पर जोर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 54, पढ़ते ही आंसर करो। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पे ही जोर दिया जा रहा है। व्हाट इज कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट? क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन नंबर ए, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग,
किशोर अमूर्त रूप से सोचने, तर्कसंगत रूप से सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। कौन सा शिक्षण विधि वयस्क शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 56, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। वयस्क एडल्ट हैं, बड़े हैं, मेच्योर हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं कि बताइए किसका क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ मेजर साइकोलॉजिकल चैलेंज फेस्ड बाय एडोलसेंट्स? किशोरों द्वारा सामना की जाने वाली एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक चुनौती किशोरों के द्वारा कौन सी है? 57 का मनोवैज्ञानिक की बात करिए, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस, अपनी पहचान खोजने के लिए संघर्ष करते हैं किशोर। ठीक है, इसीलिए वो अपना रोल मॉडल ढूंढते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मोटिवेशन इज मोर कॉमन इन एडल्ट लर्नर्स। कौन सा प्रेरणा का प्रकार सबसे आम है? वो कहते हैं कहां से भाई मोटिवेशन मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, खुद से। व्यक्तिगत पेशेवर विकास में आंतरिक रूप से खुद से ही इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, खुद से मोटिवेटेड। कहते नहीं है कि आप अपने आप से जितने अच्छे से मोटिवेट हो सकते हो कोई कर नहीं सकता। 59 क्वेश्चन नंबर, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड, वेरी गुड जॉब। किशोरों के लिए प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण का एक प्रमुख लाभ इनमें से कौन सा है? 59 क्वेश्चन नंबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। प्रोजेक्ट किशोरों को विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी शिक्षण विधि अत्यधिक इंटरैक्टिव है? इंटरैक्टिव यानी कि आप और हम, जहां पर दोनों बेहतर तरीके से बात कर सके, लर्नर एंड टीचर। क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर ए, फ्लिप्ड क्लासरूम। छात्रों और शिक्षकों के बीच में सक्रिय भागीदारी बातचीत को प्रोत्साहित करती है। 61 क्वेश्चन नंबर, कौन सा विकासात्मक सिद्धांत किशोरों की स्वतंत्रता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है? तो एरिक्सन का साइकोसोशियल थ्योरी। एरिक्सन ने किशोरावस्था को एक चरण के रूप में पहचाना जहां व्यक्ति पहचान और भूमिका भ्रम का सामना करते हैं। एरिक्सन की कितनी स्टेजेस है? कोई बता सकता है एरिक्सन की स्टेजेस के बारे में? टोटल कितनी स्टेजेस बताई हैं एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में? भाई मेरे 99 लाइक्स हो चुके हैं। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया भाई जल्दी से लाइक कर दो, 101 का शगुन कर दो जल्दी से। 99 लाइक्स हो चुके हैं आप सबके प्यार और आप सबके इतने अच्छे क्वेश्चन आंसर के साथ में। तो भाई जिन्होंने भी, वेरी गुड, 100 हो गए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 62, भाई हमें को भी तो हमको भी तो मोटिवेशन चाहिए, कैसे मिलेगा? आप लोगों के लाइक और शेयर से ही तो मिलेगा। तो व्हाट इज अ प्राइमरी फैक्टर फॉर एडल्ट लर्नर टू एंगेज इन लर्निंग? ये क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बस थोड़ा सा रह गया, हो गए 101 हो गए। नींद आ रही है विशाल? बस थोड़ा सा रह गया बस। चलो जल्दी आंसर करो। वयस्क शिक्षार्थियों को सीखने में संलग्न करने के लिए एक प्राथमिक कारक कौन सा है? 62 का सही आंसर ए, नीड फॉर कैरियर एडवांसमेंट। वयस्क शिक्षार्थी अपने कैरियर के दृष्टिकोण को सुधारने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ओ भाई इसका तो आंसर ही दिख गया। कौन सा शिक्षण विधि छात्रों को समस्याओं को हल करने में एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है? तो कॉपरेट करना, एक दूसरे को सहयोग करना।
क्वेश्चन नंबर 64। थैंक यू दीपशिका, आंसर करते चलो बेटा। कौन सा वयस्क शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक विशेषता है? 64 क्वेश्चन नंबर। फास्ट आंसर करना है भाई, स्पीड चाहिए। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना, रिफ्लेक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव, ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? सबसे उच्च जो आपका टीचिंग लेवल है यानी रिफ्लेक्टिव। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा शिक्षण विधि व्यवहारिक हाथों से अनुभव यानी प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस पे बेस्ड है? हाँ, क्विज भी करवा देंगे, ठीक है। चलो अभी आंसर करते चलो। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्सपीरियंशियल। ठीक है, जो अनुभव से है वो एक्सपीरियंस हो गया, सीधी सी बात है। किशोरों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन सी चीज करती है? क्वेश्चन नंबर 66। 100 क्वेश्चन में कुछ ही क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बचे हैं भाई? 66 हो गए हैं ये। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। किशोर अमूर्त तर्क करने में सक्षम होते हैं, जिससे उन्हें काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में तर्कपूर्ण तरीके से सोचना संभव होता है। 67 कौन सा शिक्षण रणनीति विशेष रूप से वयस्क शिक्षार्थियों के लिए प्रभावी है? व्हाट इज टीचिंग स्ट्रेटेजी इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर एडल्ट लर्नर्स? यानी एडल्ट लर्नर के लिए कौन सी बेस्ट लर्निंग की स्ट्रेटेजी है? क्वेश्चन नंबर 67, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। बड़े हैं, समझदार हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी निकाल सकते हैं, तो सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 68, शिक्षक किशोर शिक्षार्थियों की पहचान संबंधी मुद्दों से निपटने में कैसे सहायता कर सकते हैं? रूल्स स्टिक कर देते हैं, ऑफरिंग गाइडेंस मेंटोरशिप, इनकरेजिंग पीयर बाय लिमिटिंग देयर फ्रीडम। पहचान संबंधी मुद्दों से निपटने में कैसे सहायता की जा सकती है? तो 68 का सही आंसर बी, एक सहायक, एक गाइड बनके अच्छा वातावरण प्रदान करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी के लिए मोटिवेट करना। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ भाई, आप लोग खुद से भी करो। जब कोई चीज आप खुद से करोगे ना तो उसका मजा ही कुछ और होगा। ऑनलाइन शिक्षा में वयस्क शिक्षार्थियों के लिए चुनौतियां क्या है? क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 69, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइम मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि उनको काम भी देखना है, परिवार भी देखना है, शिक्षा को भी संतुलित करना है, जिससे समय प्रबंधन महत्वपूर्ण चुनौती बन जाता है। किसी के है, किसी के पास टाइम नहीं है उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 70, जैसे कुछ लोग लाइव क्लास तुरंत देख सकते हैं, कुछ लोग बाद में देख पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा शिक्षण विधि विद्यार्थियों को अपने स्वयं की सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करने की अनुमति देता है? याद रखिए ये जो क्वेश्चन है आपके स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ इनको दोबारा जरूर पढ़िएगा इस पीडीएफ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। खुद से करना, खुद को सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग यानी खुद से समझना कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम किस पे बात करने वाले हैं? अवेयरनेस पे, इंडियन गवर्नमेंट स्कीम। डन है? कितने लोगों को क्वेश्चन देखना है? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो जरा। 30 क्वेश्चन बचे हैं भाई, कितने लोगों को अब ये क्वेश्चन भी देखो, सारी चीजें कवर हो रही है एग्जाम से पहले पहले। आंसर करो जल्दी से। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन। जन धन योजना, जन धन योजना किसके लिए थी? ऑप्शन नंबर बी, टू प्रमोट सभी नागरिकों को बैंकिंग, बचत, क्रेडिट जैसे वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। कौन सी योजना भारत में ग्रामीण आधारभूत संरचना रोजगार के विकास पर केंद्रित है?
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सी है यहाँ पे स्कीम? क्वेश्चन नंबर 72, फास्ट आंसर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इन सबके ईयर भी याद रखना है आपको, ठीक है? ईयर आप लोग मैं ऐसा करूंगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगी। ये जितनी भी अपडेट होंगी ना नई, यानी कि इनसे जुड़े हुए और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं या ईयर, वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करूंगी। तो व्हाट्सएप चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ मैंने पिन कर दिया व्हाट्सएप चैनल। मेक इन इंडिया का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? व्हाट इज द एम ऑफ द मेक इन इंडिया? और करेक्ट आंसर इज मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। मेकिंग इंडिया का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना, विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, आयुष्मान भारत योजना कौन से ईयर में आई थी? ये सारी स्कीम्स में कोशिश रहेगी आज और कल में मैं प्रोवाइड कर दूंगी ईयर वाइज, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। आयुष्मान भारत योजना, क्वेश्चन नंबर 74 बी, प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू लो इनकम फैमिलीज। गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है आपका आयुष्मान भारत योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस समस्या का समाधान करने के लिए शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 75, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। 75 का ऑप्शन नंबर ए, टू इंप्रूव द सेक्स रेशियो, बराबर जेंडर का जो ये रेशियो बिगड़ा हुआ है उसको सही करने के लिए। यह योजना लड़कियों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करती है, लिंगानुपात को सुधारना, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने से संबंधित। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या प्रदान करना है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी कनेक्शन टू पुअर फैमिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? स्किल इंडिया मिशन, एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? क्वेश्चन नंबर 77, ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड स्किल टू यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वेरी गुड जॉब, बहुत सही। ठीक है, स्किल इंडिया उद्योगों क्षेत्रों में कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण देना। 78, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, सही आंसर 78 का ऑप्शन नंबर सी, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य भारत में स्वच्छता को सुधारना है। स्टार्टअप इंडिया किससे जुड़ा हुआ है या उसका लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 79, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू प्रमोट यूथ एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना और नए स्टार्टअप्स के लिए समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी योजना भारत में छोटे किसानों की वित्तीय समावेशन में मदद करती है? करंट अवेयरनेस, करंट अफेयर, यूजीसी नेट, टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ
सही आंसर क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 3 किश्तों में प्रतिवर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती। कितने? 6,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 81, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जिसे हम NRLM क्या कहते हैं, NRLM किसे प्रदान करने का उद्देश्य रखता है? क्वेश्चन नंबर 81। सही आंसर है 81 का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर रूरल पीपल। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण गरीबी को कम करना। अटल पेंशन योजना किसके लिए है? अटल पेंशन योजना। Question number 82, correct answer is option number A, to provide a fixed pension for senior citizen। 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ध्यान किस पर है? जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए जल्दी से हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इनकी लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन पे सबसे ऊपर पिन किया हुआ है, वो मिल जाएगी, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 83, अब तो कुछ ही क्वेश्चन रह गए भाई। एक्सपेंडिंग इरिगेशन कवरेज, इस योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना, जल उपयोग की दक्षता को सुनिश्चित करना। कौन सी योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने पर केंद्रित है? क्वेश्चन नंबर 84, करेक्ट आंसर इज मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें देना, तो नेशनल टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ये आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य। बस कुछ ही रह गए हैं क्वेश्चन, तो परेशान नहीं होइए, जल्दी से क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। 85 का सही आंसर, प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए है? अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द पुअर, बेघर कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों को सस्ते आवास प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 86, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस श्रेणी के श्रमिकों के लिए है? सुरेश सब सो गए, कोई दिक्कत नहीं है, सब जाग जाएंगे। जैसे ही एग्जाम आएगा ना, जैसे ही सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट घोषित की जाएगी ना कि इसका एग्जाम पहले, और जो सोएंगे ना सबसे पहले उन्हीं लोगों का एग्जाम पढ़ने वाला है। फिर उनको याद आएगा कि अरे किधर थी पीडीएफ, देखी तो थी, कुछ क्वेश्चंस देखे तो थे। डेली वेज वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर 100 है। 100 क्वेश्चन का मतलब 1-1.5 घंटा अगर आपने लगा दिया तो एक यूनिट तो कवर हो गई ना आपकी। अब 1-1.5 घंटे अगर आप जाग नहीं सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के दैनिक श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के लिए 3,000 प्रति माह पेंशन मिलती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या प्रदान करना है? वेरी गुड साक्षी, वही मैं कह रही हूँ, मोटिवेशन की जरूरत है। पता चले पहले ही एग्जाम अपना पड़ गया, क्या करेंगे फिर? एंड टाइम पे पीडीएफ भी नहीं मिलेगी, क्वेश्चन तो भूल जाओ। क्वेश्चन नंबर 87, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल 3rd यूनिट पूरी कंप्लीट रिवीजन है, समझो ये पूरा। प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड ई गवर्नेंस, कल मैं आप लोगों को डीआई के क्वेश्चन करवाने का चाह रही हूँ। क्या मैं डीआई क्वेश्चन करवा लूं? जरा एक बार ये आप लोग थम्स अप कर लो। मैं कल डीआई के क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के करवाना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो कल अगर मैं आप लोगों को एमसीक्यू की जगह कल डीआई के 3-4 अगर सीरीज कर ले तो बेटर रहेगा, है ना? तो एटलीस्ट डीआई अपने को थोड़ी क्लियर हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 88 आंसर करते जाइए। ठीक है, कल हम लोग फिर रात को डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा खाना पीना खा के बैठना, हो सके तो मेरे लिए भी एक प्लेट ले आना। चलो, डीआई ना कराइए, क्यों डर लग रहा है? डीआई से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं डीआई कराऊंगी और भगवान की दया से ऐसी करवा दूंगी कि आप लोग भूलोगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म ही करवाएंगे। ठीक है, तो कौन सी योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखती है? स्वच्छ पेयजल यानी पीने का पानी। 88 का सही आंसर ए, जल जीवन मिशन। इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने के पानी का कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना। 89 क्वेश्चन नंबर। डीआई आपको कल से हार्ड नहीं लगेगी, ट्रस्ट मी। और मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कोशिश करूंगी परसों क्लास लेने की। आपने कुछ नहीं करना है, पैराग्राफ को देखना है और आंसर करना है, तो ये दोनों भी कवर हो जाएंगी। 89 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इस योजना को देश छोटे सीमांत किसानों को 60 वर्ष तक की आयु के लिए 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लक्ष्य कौन सा है? डीआई के बजाय स्टैटिक्स कराएं। देखो, जो जो होता जाएगा अपन वो करते जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारी चीजें हो जाएंगी, है ना? तो जो जो टॉपिक मुझे लगता है जल्दी कवर हो सकते हैं उनको मैं पहले करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 90, करेक्ट आंसर बी, कंस्ट्रक्टिंग रूरल रोड। सड़क योजना है तो सड़कों से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। कौन सी योजना भारत में युवाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए है? वही मैं कह रही हूँ, डीआई होना जल्दी जरूरी है, क्योंकि पूरे 10 मार्क्स की है वो। डेटा इंटरप्रिटेशन कर लिया तो समझो आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अभी तो लॉजिकल रीजनिंग बाकी है भैया, लॉजिकल रीजनिंग के भी एमसीक्यू कराने हैं मुझे, तो जल्दी जल्दी करो भाई, वो भी करानी है। उज्ज्वला योजना, लॉजिकल रीजनिंग भी करनी है, याद रखना। कल मैं डेटा इंटरप्रिटेशन कराऊंगी, जिनको क्वेश्चन नहीं आते डीआई के अपना कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना, यकीन मानो सब समझ में आएगा। तो उज्ज्वला योजना, फ्री गैस कनेक्शन टू पुअर हाउस होल्ड। ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? डीआई में नींद आने लगती है भाई मेरे, डीआई में नींद ना लाओ, क्योंकि वो ऐसी है कि नींद उड़ा देती है एग्जाम में जब आती है। हाँ, लॉजिकल भी करानी है, ठीक है ना? टाइमिंग यही रहेगा दीपिका, रात को ही कराऊंगी मैं, ठीक है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 93 का सही आंसर बी, रूरल हेल्थ केयर सर्विसेज। रूरल हेल्थ केयर सर्विसेज। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना? ये तो अभी आपने करा भी था आई थिंक, तो क्या होगा? 94 का सही आंसर, ये भी हमने बताया भी था, टू प्रमोट द वेलफेयर एंड द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अभी नींद तब उड़ेगी जब सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट आएगी, और उससे ज्यादा तब उड़ेगी जब एडमिट कार्ड नजर आएगा। कौन सी योजना किसानों को फसल फसल विफलता के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करती है? अगर फसल खराब हो गई तो भी हम आपको बीमा कवर देंगे। 95 क्वेश्चन नंबर। यहां पर 100 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से मिलाते हुए करंट अवेयरनेस सब चीजें। 95 का सही आंसर ए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दूसरा नाम क्या है? अभी एक ही महीने का टाइम, एक महीने का भी टाइम नहीं बचा, 20 दिन मानो, 20 दिन में एग्जाम है, तो अपन सो कैसे सकते हैं? इतनी रात को अगर मैं लगी हुई हूँ, अपने को क्या, नहीं तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। सब लोग कितने कराते हैं? 10-20 क्वेश्चन करा रहे हैं। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं एक वीडियो में? कितने क्वेश्चन होते हैं उनके? हेलो छोटी, आंसर करो बेटा, कितने क्वेश्चन होते हैं मालूम है आपको?
एक यूनिट की मैं अगर बात करूं ना, ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन। हाँ, 5 बजे उठना भी है तो बस बेटा खत्म, बस कंप्लीट होने जा रहा है, 3 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा सा रुक जा बस। तो स्वच्छ भारत अभियान किसके लिए है? सैनिटेशन के लिए है, तो बिल्कुल सही आंसर 97 का ऑप्शन नंबर बी, बस कंप्लीट हो रहा है बस, ठीक है। 98 कौन सी योजना प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए? बस 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 कंप्लीट हो गया, 2 बचे बस। उसके बाद ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी, आप लोग सुबह पढ़ना हो सुबह पढ़ लेना, दोपहर में पढ़ना हो दोपहर में पढ़ लेना, बस ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो सही आंसर ए, स्कॉलरशिप फॉर माइग्रेंट चिल्ड्रन। यह योजना प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। 99 स्टैंड अप योजना किस समूह में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है? 99 क्वेश्चन नंबर पे आ गए भाई, 99। क्विज हो रही है, बस ये रहता है टाइमिंग का थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। चलो 99 का सही आंसर, इतने सारे क्वेश्चन भी तो ला रही हूँ, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने में पता है कितना टाइम चला जाता है मेरा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, एससी एसटी, अल्पसंख्यक समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देना, हरित परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए 100 लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? 100 क्वेश्चन आपके सामने है। थैंक यू छोटी। इंडिया जीत गई भाई, जीत गई बिल्कुल, 100 रन बन गए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 100 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पॉपुलेशन। मनरेगा योजना प्रत्येक वर्ष ग्रामीण परिवारों को 100 दिन, कितने दिन? 100 दिन का वेतन रोजगार प्रदान करने की गारंटी देती है। अब भाई जल्दी से लाइक शेयर कर लो, जिसको नींद आ रही है भाई सो लो, कोई टेंशन नहीं है। ये पीडीएफ अब मैं शेयर करने वाली हूँ, और जाने से पहले फीडबैक जरूर देना, क्लास कैसी लगी, ठीक है। चिन टपाक डम डम, 100 क्वेश्चन सॉल्व, चलो भाई वेरी गुड। अब मिलते हैं आपसे कल, कोशिश रहेगी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की, और साथ ही साथ ये भी कोशिश रहेगी कि आपको डीआई में अच्छे से समझा सकूं। तो चलो मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।